राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया हो गए। सो टुडे इज़ डे 26 ऑफ आवर टारगेट PGIMS सीरीज़, जिसमें हम डेली 30 MCQs प्रैक्टिस करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट करते हैं। और आई होप आप इस सीरीज़ को शिद्दत से फॉलो कर रहे होगे। ट्रस्ट मी, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। सबसे पहले हम करने वाले हैं फिज़िक्स के क्वेश्चन। तो फिज़िक्स देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि दी फिज़िक्स कैसे करनी चाहिए, या फिर अगर हम आपकी सीरीज से फिज़िक्स करते हैं तो क्या वो इनफ होगा। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस एग्ज़ाम में जो फिज़िक्स पूछी जाती है वो पूछी जाती है थ्योरी बेस्ड, और इस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो मॉडरेट रहता है। अगर आप ये कंप्लीट सीरीज करके जाते हो तो डेफिनेटली आपको यूं के यूं क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यूं के यूं मिलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड देखने को मिलेंगे। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाती हूँ मोस्टली क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल होते हैं तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट कर लो, जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को फॉलो कर लो, आप डेफिनेटली खुद में इम्प्रूवमेंट देखोगे। ठीक है, और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि दी नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, क्या फ़ायदा करने का। देखो, कितना भी डीमोटिवेशन फील हो, कुछ भी हो, एग्ज़ाम से पहले गिव अप नहीं करना। अगर तुम्हें लग रहा है ना, वो चीज़ तुमने सुनी होगी कि अगर तुमसे दौड़ा नहीं जा रहा तो चल लो, चला भी नहीं जा रहा तो रेंग लो बेशक से, बट रुकना मत। अगर तुम्हें लग रहा है ना तुमसे नहीं हो रहा, इतना पढ़ रहे हो, दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, नहीं छोड़ना पढ़ाई। अगर तुम्हें लग रहा है कि आज नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मन नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लो। ठीक है, और तुम ये सब कर किसके लिए रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो ना। तो खुद के लिए कुछ करने के लिए भी तुम्हें किसी और से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर कोई मुझे अच्छा बोलेगा, कोई मुझे यूं कहेगा कि तू कर लेगा तब मैं करूँगा। कुछ मत सोचो, तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है, तुम्हें अच्छा कॉलेज चाहिए, तुम्हें गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो तुम्हें एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, और वो एफर्ट्स तुम्हारे लिए तुम्हें ही करने पड़ेंगे, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए एग्ज़ाम तक लगा दो जान। तो शुरू करते हैं फिज़िक्स से। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना होता है कि दी पता नहीं एग्ज़ाम में होगा भी या नहीं होगा इस बार, पिछली बार भी दिया था, या फिर इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, ये वेस्ट तो नहीं जाएंगे। देखो, एग्ज़ाम से पहले किसी भी स्टूडेंट को, जिस भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट मिलनी है, इवन रैंक 1 भी आना है, उसे नहीं पता कि मेरा रैंक 1 आने वाला है, उसे नहीं पता कि मुझे ये गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है। तो तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, किसी को नहीं पता अभी। ठीक है, तो अगर तुम्हारे मन में भी सेल्फ डाउट आ रहा है देन इट्स नॉर्मल। अभी प्रिपरेशन करने वाले हर स्टूडेंट के मन में आता है। ठीक है, तुम भी उन्हीं में से एक हो। तो इसका ये मतलब नहीं अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो तैयारी करना छोड़ दो, ये सोच के कि ये चीज़ बहुत कॉमन है, सबके अंदर आ रही है, और मेरे अंदर भी इसीलिए आ रही है। तो अभी मैं इस चीज़ को छोड़ के अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दूंगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाई इज द सेंटर ऑफ मास ऑल्सो कॉल्ड द मास वेटेड एवरेज। क्यों बोलते हैं इसको, रीज़न बताना है हमें। mass weighted average. Options are it considers the weight of each particle, it averages positions based on mass, it balances all forces, it is the midpoint of the system. देखो, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास को हम हमेशा मास वेटेड एवरेज भी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर सी सोचने वाले हैं,
क्योंकि ये सारे फोर्सेस को बैलेंस करता है। ये चीज़ बिल्कुल सही है कि ये फोर्सेस को बैलेंस करता है, बट हमें वो रीज़न बताना है जिसकी वजह से इसे मास वेटेड एवरेज बोलते हैं, जो ये नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट ये रीज़न नहीं है इसे ये चीज़ बोलने का। इसके लिए एग्जैक्ट रीज़न है कि यहाँ पे इट एवरेजेस पोजीशंस बेस्ड ऑन मास, मास के बेस पे ये हर पोजीशन को एवरेज करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम with 4 equal mass particle placed at the vertices of a square। एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे यूं 4 मासेस रखे गए हैं, तो हमें सेंटर ऑफ मास बताना है कहाँ पर होगा। एट द एंड ऑफ वर्टिसेस, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। On one side outside the square at the end of vertices will be incorrect option. Next question is what is the primary role of the center of mass in a system of particles? Primary role क्या होता है center of mass का किसी system of particles में? To maximize the distance between them, between particles, या to minimize the total mass, to balance the system, या टू डिटरमाइन द सिस्टम्स टोटल एनर्जी। तो क्या होता है मेन प्राइमरी रोल सेंटर ऑफ मास का? सारे सिस्टम को बैलेंस करना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ यूनिफॉर्म डिस्क द सेंटर ऑफ मास लोकेटेड एट, एक यूनिफॉर्म डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है। ठीक है, इसने ऑप्शंस में बोला है एज जियोसेंट्रिक सेंटर और पेरीमीटर या इंटरसेक्शन ऑफ रेडियाई। तो डिस्क का जो सेंटर रहता है उसे हम बोलते हैं जियोसेंट्रिक सेंटर। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज़ इट्स सेंटर ऑफ मास एट पॉइंट नॉट नेसेसरली विद इन द शेप। मतलब इसका क्या मीनिंग है क्वेश्चन का? इनमें से कौन सी ऐसी शेप है जिसका सेंटर ऑफ मास उसकी शेप के अंदर नहीं होता है? लाइक ऑप्शन क्या दिया हमें, पहले ऑप्शन देखते हैं। स्फीयर, थिन रोड, एल शेप्ड लैमिना या रिंग। तो देखो सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। अब उस ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन होते हैं। जैसे स्फीयर है, स्फीयर मीन्स क्या होता है? गोला। अब इसके अंदर मास होता है और जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके अंदर ही लाई करता है। ठीक है, शेप के अंदर ही आएगा। बट इसने बोला है जिसमें जो सेंटर ऑफ मास है वो उसकी शेप के अंदर ना आए। ठीक है, तो ये इसी के मास के अंदर है ना, इसके जो शेप है उसी के अंदर लाई करता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है थिन रोड। ये कोई थिन रोड है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है, तो इट मीन्स इसके भी अंदर हो रहा है। एल शेप्ड लैमिना की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी सेंटर ऑफ मास इसकी शेप के अंदर होता है। लेकिन जो रिंग होती है, रिंग क्या होती है? एक मान लो जैसे बैंगल है, ठीक है, तो बैंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ पे लाई करता है। अब बैंगल की शेप तो ये है ना, ये इसके किसी पॉइंट पे लाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the kinetic energy of a body is increased to 3 times then the momentum increases। kinetic energy और momentum का रिलेशन पता होना चाहिए इसके लिए आपको। पहले kinetic energy किसके इक्वल होती है? p²/2m। एक ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसने बोला हमसे when the kinetic energy of a body increased to 3 times। kinetic energy कितना इंक्रीज कर रही है? 3 times। तो अब हमें बताना है जो मोमेंटम है उसमें क्या चेंज आएगा। तो कैसे लिखेंगे इसे हम? k डैश विल बी इक्वल्स टू p डैश का स्क्वायर अपॉन 2m। अब जो k है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3k। तो 3k डैश की वैल्यू 3k हो गई, क्योंकि इसने बोला है ना 3 टाइम्स इंक्रीज कर रही है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? p डैश का स्क्वायर अपॉन
2m। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सारी। देखो मैं करके दिखाती हूँ, इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, ये दिख रहा होगा आई होप आपको। देखो क्या करेंगे हम, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे के की वैल्यू क्या थी, पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहाँ पे रख देते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m। किसके इक्वल हो जाएगा ये, पी डैश का स्क्वायर अपॉन 2m। 2m से 2m कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास, पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p स्क्वायर। यहाँ लिख रही हूँ मैं, आगे सॉल्व कर रही हूँ सारा। p डैश का स्क्वायर, ये यहाँ के बाद लिख रही हूँ मैं 3p स्क्वायर। हमें निकालना क्या था, p डैश की वैल्यू, तो p डैश विल बी इक्वल्स टू रूट हो जाएगा इस साइड, रूट 3p स्क्वायर का p हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.7, या एग्जैक्ट बोलूँ तो 1.73 p, ये आ गई p डैश की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया है क्वेश्चन हमने। अब देखते हैं ऑप्शंस जो हमें गिवन है उनके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सभी को क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स has equal mass and it's distributed along the x-axis, where will the center of mass be located? इसने बोला है कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जहाँ पे इक्वल मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसने बोला है कि अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग एक्स एक्सिस, कोई एक्स एक्सिस मान लिया हमने, अब यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है जो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट होगा। अगर ये डिस्टेंस भी इक्वल है दोनों के बीच, तीनों के बीच, तो यहाँ पे ये आर लिखा है इधर। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करेगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मिड पॉइंट आएगा लास्ट में, ये ठीक कर लेना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी क्वेश्चन में मिड पॉइंट कर लेना। ठीक है, ये गलती से लिखा गया, रात को बैठ के क्वेश्चन लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी नोन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पावर आउटपुट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। इनमें से क्या चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए किस लिए, पावर आउटपुट निकालने के लिए किसी ऑटोमोबाइल का। फाइनल वेलोसिटी एंड वेट, मास एंड अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, फोर्स एक्सर्टेड एंड डिस्टेंस ऑफ मोशन, या वर्क परफॉर्म्ड एंड एलिप्स्ड टाइम ऑफ वर्क। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो यही चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए पावर निकालने के लिए, वर्क और टाइम। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स बताना है हमें, कौन सा इनमें से गिवन ऑप्शंस में से। फर्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो इससे पहले सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और आप स्ट्रेट जा रहे हो तो यहाँ पे 10 जूल वर्क लग रहा है, और अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो भी 10 जूल वर्क लग रहा है, वर्क डन है, तो इट मीन्स ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ से फर्क नहीं पड़ता, ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जबकि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और यहाँ पे आपको 10 जूल वर्क लग रहा है, एनर्जी लग रही है, और अगर आप इस पाथ से जा रहे हो तो 30 जूल, मीन्स ये पाथ डिपेंडेंट है, पाथ चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है वर्क की। ठीक है, तो इट मीन्स ये कौन सा फोर्स हुआ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा फोर्स है जो पाथ डिपेंडेंट है, मीन्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्रिक्शनल फोर्स।
Next question is a ball of mass m and a ball of mass 2m are projected with equal kinetic energies. Then the highest at the highest point of their respective trajectories. तो देखो ऑप्शन हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए विल बी मोर देन दैट ऑफ बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए। मीन्स क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बॉल है जो मास m की है और दूसरी बॉल है जो मास 2m की है, उन्हें प्रोजेक्ट किया गया इक्वल काइनेटिक एनर्जी से। तो हाईएस्ट पॉइंट पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट चूज करनी है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी क्या होता है। जो हमारी टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, वो किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जो टोटल एनर्जी की हमें पता चलेगी वैल्यू क्या होगी, जो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो इनिशियल टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, फाइनल टोटल एनर्जी के। तो इनिशियल मान लो बॉल ए की अगर मैं बात करूं तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल ए किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल बी। ठीक है, ये फाइनल और इनिशियल हमने इक्वल कर दिया। अब देखो इसने बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों की वो सेम है, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे। क्या आ गया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल ए विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल बी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्योंकि मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गिवन है हमें। तो अब हमें क्या पता चला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉल ए की वो इक्वल्स टू होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल बी। इसके लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस चैप्टर में से एक वर्क एनर्जी थ्योरम भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आपको उसका पता होना चाहिए बिल्कुल। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू बी को किस में गिवन है, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब अपने फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस एंड आई होप आप साथ साथ अपना एनालिसिस कर रहे होगे, कॉपी पेन लेके बैठे होगे, सॉल्व भी कर रहे होगे खुद क्वेश्चंस, और वीडियो को बिल्कुल भी मूवी की तरह नहीं देख रहे होगे कि आगे वीडियो चल रही है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। देखो आज जो हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड रहने वाले हैं। इस चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे और 10 क्वेश्चन करेंगे, तो वो मोस्टली क्वेश्चन ऑलमोस्ट ही क्वेश्चन सारे बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल पे, मोस्टली बोहर मॉडल पे और 1-2 क्वेश्चन रदरफोर्ड मॉडल पे है। तो जिस भी स्टूडेंट के इनमें क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, इवन अगर आपके क्वेश्चन सारे सही भी हैं तो भी मैं कहूँगी एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेना। ठीक है, कोशिश किया करो जो चैप्टर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते हैं या जिस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं वो एक बार आप ऊपर से देखो, अगर नहीं आता तो डीप में पढ़ लेना, बट वो चैप्टर उसी दिन कर लिया करो साथ साथ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द बोहर मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन। बोहर मॉडल फेल हो गया था क्या एक्सप्लेन करने में, स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या क्वांटम टनलिंग। तो देखो जो बोहर मॉडल था इसने क्या किया था, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए ही उसका मॉडल एप्लीकेबल था, तो इसीलिए वो फेल हो गया था मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के स्पेक्ट्रा के लिए। इसने सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दिया था ना, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स थे, उनके लिए वो स्पेक्ट्रा नहीं दे पाया था। तो यही रीज़न था उसके फेल होने का। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बैक एट लार्ज एंगल्स। जो रदरफोर्ड का अल्फा
पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, उसने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कर दी थी। तो अब इसने यहाँ पे ये पूछा हमसे कि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसमें कितनी फ्रैक्शन थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो डिफ्लेक्ट हुए थे, किसकी डिस्कवरी हुई थी इससे, न्यूक्लियस की। ठीक है, इसने साइज़ कंपेयर किया था कि जो एटम का साइज़ है उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है। और ये चीज़ हमें कैसे पता चली थी, क्योंकि बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट बैक हुए थे। ठीक है, जिससे हमें पता चला था यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 1/8000 बहुत स्मॉल फ्रैक्शन थी जो डिफ्लेक्ट बैक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बोहर मॉडल द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज थी, कॉन्टिन्यूस, इनफाइनाइट या ज़ीरो। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला था कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, फिक्स्ड होती है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द बोहर मॉडल इज गिवन बाय। जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था वो बोहर मॉडल में इनमें से किसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, मीन्स बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग mvr इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, mvr इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 पाई, mvr इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन mvr, mvr इज इक्वल्स टू एन एच पाई। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन ए, mvr इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये बोला था बोहर ने। अब देखो n क्या है, इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई है। n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, और m क्या है, मास, v वेलोसिटी, r रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटम इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन। बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, कैसे पाथ में, इलेप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर, रैंडम या पैराबोलिक। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सर्कुलर पाथ में। नेक्स्ट इज द बोहर मॉडल कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन विच फिनोमेना। देखो एक चीज़, ये आप जब ये चैप्टर करोगे ना, डिवाइस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो सबकी सारे मॉडल्स अच्छे से पता होने चाहिए आपको, और किसने क्या स्टेटमेंट दी थी, क्या किसकी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक रही, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए हर मॉडल की। ठीक है, और ये जो जितने भी स्पेक्ट्रा गिवन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, उसमें सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, लाइमन, बामर, पास्टन सीरीज़ की। और फॉर्मूलेज जितने भी हैं उन्हें एक पेज पे लिख लेना, लाइक रेडियस का, वेलोसिटी, ये सब जितने फॉर्मूले हैं ना इस चैप्टर में। और जो चीज़ें यूँ लगती है कि ये चीज़ याद रखने वाली है, उसे एक पेज पे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना लेना और उसे रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया द बोहर मॉडल कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन विच फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बोहर का मॉडल हाइड्रोजन पे बेस्ड था। ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा दिया था इसने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, अपना ऑप्शन ए। ठीक है, वो स्पेक्ट्रा कंप्लीट याद होना चाहिए आपको सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/n के। ठीक है, इन्वर्सली पूछा जाए तो n के। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, डायरेक्टली किसके होगा, 1/n। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला होता है वो मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेक्ट्रल लाइन। देखो स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बोल रही हूँ, अच्छे से याद कर लेना। अगर अब तक नहीं याद किया था तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के भी परेशान होते हैं कि जी अब तक कुछ नहीं किया, अब तक ये नहीं किया, ये रहता है, ये रहता है। तो अभी टाइम है, कर लो। ये चीज़ सोचने में टाइम वेस्ट मत करो कि ये नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जो होना है वो होगा।
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये सोच के कि मेरा इस साल नहीं होगा या अच्छी सीट नहीं मिल पाएगी, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगी, पहले ही सोच चुके होते हैं। जबकि मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जब तक तुम्हारा ऑफिशियल रिजल्ट तुम्हारे हाथ में ना आ जाए ना, तब तक अपने रिजल्ट के बारे में कभी नेगेटिव मत सोचना, ठीक है। जिस दिन तुम एग्ज़ाम देने जाओगे उससे पहले तो बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरे को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती भाई? क्या कमी है तुम में? पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, क्वेश्चन समझ नहीं आते। जब तुम इंग्लिश ध्यान से इंग्लिश पढ़ सकते हो, इट मीन्स तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना आता है। अब उस चीज़ को समझ, अब 12th क्लास कर चुके हो तो इतनी तो समझ होती है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो समझ सकते हैं हम। तो चैप्टर, अब कमी कहाँ है? चैप्टर पढ़ने में कुछ गलती रही होगी, कुछ कमी रही होगी, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा ध्यान से, तो वो चीज़ तो तुम कर सकते हो, वो चीज़ तुम्हारे हाथ में है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सक्यूज़ मत बनाना कि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि अब तुम खुद सोचो, तुम्हें इतना टाइम एक्स्ट्रा मिला है अब की बार, और तुम फिर भी उस टाइम को यूं सोच सोच के वेस्ट कर रहे हो, और फिर लास्ट में ये बोलोगे टाइम नहीं मिला। तो ये क्या एक्सक्यूज़ है कुछ? ये खुद से पूछ के देखना कि तुम्हें टाइम नहीं मिला सच में। तुम औरों से झूठ बोल सकते हो, तुम्हें खुद को मिरर तुम्हारे सामने है। अगर तुम ये बोलते हो ना कि मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो एक बार खुद से अकेले में पूछ के देखना क्या सच में टाइम नहीं है, ठीक है। तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तुम्हें अपनी हर रियलिटी पता है। तो इसीलिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, बिना हार माने, गिव अप तो ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, लगा दो जान, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन इज द स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन एटम इन द यूवी रीजन आर कॉल्ड। यूवी रीजन में जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन एटम में, उसे क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्टन या ब्रैकेट सीरीज। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, लाइमन सीरीज। जो बार्मर है वो किस में आती है? विजिबल में। पास्टन और ब्रैकेट इंफ्रारेड, ठीक है। ये कंप्लीट याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ। जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अकॉर्डिंग किसकी डिस्कवरी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या न्यूक्लियस की? तो करेक्ट आंसर विल बी डी। ये तो सबको ही आता होगा, न्यूक्लियस की। बाकी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इनकी डिस्कवरी किसने की थी ये मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट एग्जाम हॉल में बैठ के स्टूडेंट से ये भी गलत होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी सिली मिस्टेक्स या फिर जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, वो गलत मत करना। और होते भी वही गलत है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं कई बार उनमें दिमाग लगा के कर लेते हैं, बट जो इजी क्वेश्चन दिखते हैं ना उन्हें जल्दबाजी में कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं पढ़ के जाना, ये नहीं सोचना कि ये तो आता है, ये भी आता है फिर भी एक बार देख के जाना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी मत होना, ना एग्ज़ाम हॉल में ना एग्ज़ाम से पहले। तो हमारे केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और आई होप आज वाले क्वेश्चंस तो मोस्टली स्टूडेंट्स के सही होंगे, ठीक है। एक ओवर कॉन्फिडेंस जब भी आए ना कि ये चीज़ भी आती है, ये चीज़ भी आती है मेरे को, तो सोच लेना ये चीज़ इतनी ईजी है, सबको ही आती मिलेगी, ठीक है। और बाकी खुद को डीमोटिवेट भी मत होने देना, दोनों चीज़ बुरी है। देखो मैं ये नहीं कहती कि तुम खुद को मोटिवेट मत करो, बिल्कुल करो, तुम्हारे साथ होना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है कि तेरे से नहीं होगा, अब की बार भी नहीं कर पाएगा, या ये एग्ज़ाम तेरे बस की नहीं है, कुछ भी बोल लोग रहे हैं, याद रखना अगर कल को तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो लोगों की ज़ुबान अपने आप बदल जाएगी, ठीक है। जो ये कह रहे थे ना तुमसे तुम्हारे मुंह पे कि तुमसे नहीं होगा या तुम्हारा तो नहीं हो पाएगा, वही कहेंगे मुझे पता था ये तो कर लेगा, ठीक है। तो लोगों की सुन के डिमोटिवेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम के साथ सबकी ज़ुबान बदल जाती है। तुम बस अपने एफर्ट्स पे ध्यान रखना, ठीक है, तुम्हारी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए,
लास्ट टाइम तक लगे रहो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ बायो इज द फ्लूइड विच एनवेलप्स द डेवलपिंग फीटस इज कॉल्ड। जो फ्लूइड होता है, जैसे जब बच्चा मदर की वूम के अंदर होता है तो उस टाइम पे जो उसके आसपास, ये मान लो बेबी है तो इसके आसपास का जो फ्लूइड होता है जो कवर करता है डेवलपिंग फीटस को, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक फ्लूइड, प्लेसेंटल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड या यूटेराइन फ्लूइड। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, अगर इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल के कई बार टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है कि बच्चे को कोई डिसऑर्डर तो नहीं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं, या फिर बहुत सारी जगह ये चीज़ अब तो ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में बैन है एमनियोसेंटेसिस, जो एक प्रोसेस होती है जिसमें बेबी के जो पास का ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसे इंजेक्ट आउट किया जाता है। किस चीज़ के लिए? ये जानने के लिए कि बेबी जो है वो उसका जेंडर क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, और जो एक रीज़न बनता जा रहा था फीमेल फिटिसाइड का, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बैन किया है। ठीक है, अब ये बैन है ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में, बट स्टिल कुछ केसेस हो जाते हैं अभी भी। तो एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्ट आउट करना टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीटस, या फिर सेक्स जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है उसे डिटरमाइन करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। ये इसका फ़ायदा था कि अगर बेबी को कोई आगे डिसऑर्डर होने वाला है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो वो पता चल जाता था। बट लोगों ने इसका गलत यूज़ किया कि पहले पता करना था कि बेबी का क्या सेक्स है, तो उससे फिर जो फीमेल्स होती थी उनका फिटिसाइड होने लगा, तो इस वजह से ये बैन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CDRI डेवलप्ड विच फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए लिए जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पता होनी चाहिए CDRI की फुल फॉर्म, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। तो इसने कौन सी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई थी? ऑप्शंस आर सखी, सहेली, स्मृति या सेलोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ना? ऑप्शन बी, सहेली। ठीक है, ये वंस अ वीक पील होती है और इसके बारे में कई चीज़ें दी है NCERT में, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये CDRI कहाँ लोकेटेड है ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एमनियोसेंटेसिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन माइंड ऑफ द सेक्स ऑफ डेवलपिंग फीटस। जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो बेस्ड होता है टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ डेवलपिंग फीटस। और किस चीज़ को डिटरमाइन करता है ये? क्रोमोसोमल पैटर्न को। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एम्ब्रियोनिक एंजाइम नहीं, क्रोमोसोमल पैटर्न को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए तो किसी को अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है किसी फीटस में तो वो पता चल जाता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन कवर्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी गई थी उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर किया गया था? ठीक है, मीन्स किस पर्सन को अगर आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन बोलोगे तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए? वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, चारों तरीके से फिट होना चाहिए। ठीक है, फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, इमोशनली, बिहेवियरली भी एंड सोशली भी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी। सिर्फ बाकी ऑप्शन में कुछ चीज़ मिसिंग है, लाइक फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, बट सोशल भी होना ज़रूरी है। ठीक है, सोशली रिप्रोडक्टिव हेल्दी, फिजिकली इमोशनल गेस्टेशनल नहीं होता इसमें कुछ ऐसा, फिजिकली इमोशनल एंड सोशल बिहेवियर भी ठीक होना चाहिए ना। तो चारों एक्सपेक्ट देखे जाते हैं इसमें। तो जो इस पूरे तरीके से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हम उसे ही बोलेंगे जो इन चारों तरीके से फिट होगा रिप्रोडक्टिवली। ठीक है, और ये चीज़ दी, ये चारों एस्पेक्ट्स हैं किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग
वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर, जो फैमिली प्लानिंग थी वो कब इनिशिएट की गई थी? इंडिया में की गई थी ना सबसे पहले 1951 में। अब इसमें क्या बताया गया था? इसमें चाइल्ड की हेल्थ के बारे में बताया गया था, ठीक है, कि उस पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है। और फैमिली प्लानिंग में ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो हैं उनके यूज़ के बारे में बताया गया था कि जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल करना था, तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ के बारे में अवेयर किया गया था लोगों को, ठीक है। तो कब इनिशिएट किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ STD स्टैंड्स फॉर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो STD का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। और इसका अदर नेम क्या होता है? मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट मैच करना है हमें एंड देन इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो, फर्स्ट इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना, तो इसका 5th हो जाएगा। एंडोमेट्रियम में का क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? करेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और स्पर्म टेल का काम होता है मोटिलिटी, तो और एक्रोसोम कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम, ये फिम्ब्रे का काम होता है फर्स्ट। एंड एक्रोसोम एक बच गया, एंजाइम फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, करेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट का 5th, सेकंड का 4th, थर्ड का 1st, 4th का 3rd और 5th का 2nd। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ए, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आई होप आप देखो, जब भी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले वो मैच करना है जो तुम्हें एग्जैक्ट पता है। हाँ, ये तो गलत नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है जो मेरे को इस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। अगर एक भी में श्योर हो ना, तो पहले उस ऑप्शंस में जाके बाकी के 2 को 3 को जितने गलत हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें एलिमिनेट कर दो। कई बार तुम्हारा एक पता होना भी वो एग्जैक्ट आंसर बता देगा तुम्हें, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो पहले जो आता हो ना मैच वालों में वो किया करो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट करते जाओ साथ साथ। तो करेक्ट आंसर तुम्हें सारे ना भी पता हो तो भी कर लोगे इस टाइप के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। देखो कल की वीडियो में मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि दी, कल पता नहीं परसों वाली में थे कि दी कुछ क्वेश्चंस आप बायो के जो कराते हो वो सिलेबस में नहीं होते, या ये बता दो NCERT के किस चैप्टर से थे, क्योंकि नहीं पता चल पाया। तो देखो मैं बता देती हूँ आपको, मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि इस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ NCERT या आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, ठीक है, बायो के अंदर। तो उस चीज़ के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके जाना, और घबराने वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं तो उसी तरीके से मैं आपके कुछ क्वेश्चंस डाल देती हूँ बीच बीच में, बट इस चीज़ को लेके पैनिक मत होना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है तो वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि एग्जाम हॉल में बैठे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए वो क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT है, सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, कोई पढ़ के नहीं जाने वाला, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसे हम? कोलोस्ट्रम। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। और इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? IgA, ठीक है, एलर्जी के लिए IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग पार्चुरेशन द माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विच लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द फीटस इज नोन एज। जो डिलीवरी के टाइम पे जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उससे फीटस एक्सपल्शन होता है, तो वो क्या बोलते हैं उसे हम? फीटल इजेक्शन रिलीज, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल यूटेराइन रिफ्लेक्स या फीटल प्लेसेंटल रिफ्लेक्स। तो इसे हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है।
इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन चीज़ मेनार्क एंड मेनोपॉज का आपको पता होना चाहिए। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल बॉडी में तो उसे हम मेनार्क बोलते हैं, और जब ख़त्म होता है एट द एज ऑफ 50, अब तो 45 भी इसकी एज ली जाती है कि 45 पे मेनोपॉज हो जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है फीमेल में हार्मोनल रीज़न की वजह से कि अब उसके बाद इस पर्टिकुलर एज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता फीमेल बॉडी में, तो उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, और एज भी याद रख लेना इनकी, ये मेनार्क प्यूबर्टी पे हिट करता है एंड मेनोपॉज एट द एज ऑफ 45 to 50। ठीक है, तो हमारे बायो के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। एक डाउट था स्टूडेंट्स का कि दी सिलेबस में ये बता दो एक बार कि सिलेबस कौन कौन सा डिलीटेड है एग्जैक्टली। तो देखो सिलेबस से रिलेटेड ना पिछली बार जो पीजीआई ने पीडीएफ डाली थी वो पीडीएफ मैंने आपकी उस पर डाली हुई है कंप्लीट कम्युनिटी पोस्ट पे, और प्रीवियस वीडियोस भी बनाई हुई हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट था कि उस पर वीडियो बना दो। देखो अगर तुम कहोगे तो मैं बना दूंगी वीडियो, बट मैं ऑलरेडी बनाई हुई है मैंने वो वीडियो, तो एक बार तुम देख लेना। अगर उससे तुम्हें पता चल जाता है एग्जैक्ट तो ठीक है, बता देना अगर वीडियो ना बनाने की ज़रूरत हो। बाकी अगर वीडियो बनानी हो तो बता देना, मैं बना भी दूंगी। ठीक है, सिलेबस की पूरी कि इस ये सिलेबस में ये चीज़ें हैं, ये चैप्टर्स हैं, वो पूरा जो पीजीआई ने अपनी तरफ से डाला था पिछले साल वो पूरा अपलोड किया हुआ है मैंने। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन करते रहो, कुछ भी डाउट्स आते हैं जल्दी आपके फॉर्म निकलने वाले हैं, सब कह रहे हैं कि 15 तारीख तक निकल जाएंगे, तो अब आखिरी के बचे हुए टाइम में जान लगा दो। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट्स हो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।